वेलकम टू विज्ञान एकेडमी। इसके पहले की 4 क्लासेस हो गई है। लूसेंट हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं। आज की क्लास में प्रागैतिहासिक काल से देखिए। रिवीजन हो गया है पहले की क्लास में, आज ही दूसरी क्लास और रिकॉर्ड हो रही है। तो अगली बार जब सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे तब फिर से एक नए सिरे से रिवीजन करेंगे पहले वाले टॉपिक से लेके। अभी स्टार्ट करते हैं। प्रागैतिहासिक काल। इतिहास का विभाजन प्रागैतिहासिक या प्राग ऐतिहासिक, जिसे प्री हिस्ट्री कहते हैं, आद्य ऐतिहासिक प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री इतिहास 3 भागों में है। जैसे प्राचीन भारत है, उसके बाद में मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे, मध्यकालीन भारत के बाद आधुनिक भारत पढ़ेंगे। इसी तरह इतिहास का जो विभाजन है ये भी 3 फेज में हुआ है। एक प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा इतिहास। इन तीनों में क्या अंतर है यहाँ पे दिया हुआ है। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहेंगे जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके, मतलब वहां पे लेखन कला थी, कुछ साक्ष्य हमारे पास है, लेकिन उस लेखन कला का प्रचलन हो गया है। अभी हमको समझ ही नहीं आ रहा कि वो किस भाषा में लिखा हुआ है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो वहां के लेख हमारे पास है, लेकिन उसे कोई पढ़ नहीं पाया है अभी तक। तो ये आद्य ऐतिहासिक काल में आता है। आपसे पूछ ले सैंधव सभ्यता किस काल की सभ्यता है, तो आद्य ऐतिहासिक कालीन सभ्यता है। अगला है मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। अभी आप कोई भी किताब पढ़ लो, भारत का इतिहास पढ़ लो, कोई भी घटना के बारे में जानना हो तो देवनागरी लिपि जिसे आप पढ़ सकते हैं, अन्य भाषा है जिसे आप पढ़ सकते हैं, इस भाषा में लेख उपलब्ध है। तो ये सारी घटना इतिहास में रहती है। लेकिन आज से करोड़ों वर्षों बाद, लाखों वर्षों बाद हो सकता है कि हमारे जो भी लिखे हुए साहित्य है, लेख है, ये आगे आने वाली पीढ़ी को मिले, परंतु उस पीढ़ी को इस भाषा का ज्ञान नहीं हो, तो उनके लिए भी पहेली बन जाएगी हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति। तो वो फिर आदि ऐतिहासिक काल में गिनी जाएगी। अभी वही चीज हमारे लिए इतिहास है, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए वो आदि ऐतिहासिक काल हो सकता है। बीच में आगे कुछ ऐसा समय भी आ सकता है जिसमें कोई भी लिखित साक्ष्य ना हो, ऐसे कुछ भी साक्ष्य ना मिले, तो फिर वो प्रागैतिहासिक में आएगा, क्योंकि चक्र चलते रहता है। नोट दिया हुआ है ज्ञानी मानव, जिसे होमोसेपियंस कहा था, इसका प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ था, होमोसेपियंस का। नाम और तिथियों के बारे में बात करें तो पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल 20 लाख वर्ष पहले से 12 हजार वर्ष पहले के काल को कहते हैं। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया है, आरंभिक, मध्य और उत्तर पुरापाषाण काल। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान हुई है, पुरापाषाण काल के दौरान। मध्य पाषाण काल की बात करें तो जिस काल में पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मध्य पाषाण काल कहते हैं। इसका काल लगभग 12 हजार वर्ष पहले से लेकर 10 हजार वर्ष पहले तक माना जाता है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ या लघु पाषाण कहा जाता है। प्रातः प्राय इन औजारों में हड्डियां या फिर लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते हैं। नवपाषाण की बात करें तो इसकी शुरुआत 10 हजार वर्ष पहले हुई है। अभी हमने जो पिछला टॉपिक पढ़ा था उसमें एक बुर्ज होम मैंने स्थान बताया था आपको, वो कश्मीर का नवपाषाण कालीन स्थल था, गड्ढा घर था, गर्तावास, जहाँ उतरने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी। तो वो नवपाषाण काल का था। इस तरह आपसे पूछ सकते हैं कि ये अमुक स्थल है, किस काल से संबंधित है। आगे देखते हैं पूर्व पाषाण युग या पुरापाषाण काल। इसके मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। शिकार पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के भी साधन थे। तो शिकार केवल इसलिए नहीं कि आपको खान पान चाहिए, भोजन की व्यवस्था करना हो इसलिए आप शिकार कर रहे हो, मनोरंजन का भी साधन है। जैसे राजा महाराजाओं को आप देखते होंगे कि वो शिकार के लिए निकल गए, तो राजा महाराजाओं को शिकार करके किसी तरह मांस का सेवन तो करना है नहीं, एक तरीके से मनोरंजन का भी उनकी राजशाही का शौक कि हम शिकार पर निकले हैं। तो प्राचीन समय में मनोरंजन का भी साधन हुआ करता था शिकार करना। आग का आविष्कार कब हुआ? पुरापाषाण काल में। और पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में। पुरापाषाणिक पुरास्थल जो कुरनूल गुफा है उसमें राख के अवशेष मिलते।
आपसे ये पूछ लेगा। पहला प्रश्न, आग का आविष्कार पुरापाषाण काल याद रखना है। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल। उसके बाद में कुरनूल गुफा किस काल से संबंधित है, या पूछ ले कुरनूल गुफा क्या है, तो पुरा स्थल है, आपको पता होना चाहिए। ये पुरा पाषाणी काल से संबंधित है। और राख के अवशेष कहाँ मिले, यही से। राख मतलब आग। जब किसी वस्तु को आप जलाओगे उसी के बाद राख बचती है, तो आपको पता है अच्छा राख है, राख मतलब आग से संबंध है, तो ये पुरा पाषाण काल की होगी। तो कुरनूल गुफा जो है पुरा पाषाण कालीन स्थान है। मनुष्य के स्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल से हुई, और उसके पहले सबसे पहले उसने कुत्ते को पालतू बनाया, तो पहिए का आविष्कार भी नवपाषाण काल में हुआ। मनुष्य ने स्थायी निवास की प्रक्रिया भी नवपाषाण काल में स्टार्ट की, और जो कुत्ता जानवर था उसको पालतू बनाया। मनुष्य ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया, और उसके द्वारा बनाया जाने वाला पहला औजार कुल्हाड़ी थी। प्राप्ति स्थान तिरमपक्कम है, ठीक है। तांबा आपसे पूछ ले कि मनुष्य ने सबसे पहले कुल्हाड़ी नामक औजार बनाया जो लोहे का था, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य ने जो कुल्हाड़ी वाला औजार बनाया था वो लोहे का नहीं था बल्कि तांबे का था। सबसे पहला धातु जो प्रयोग की तांबे की थी, और औजार कुल्हाड़ी बनाया था। यहाँ पे एक चीज समझ लो, ऐसा नहीं है कि तांबे की कुल्हाड़ी बनाई थी। धातु की यदि बात करें तो तांबा धातु थी, और औजार की बात करें तो कुल्हाड़ी, दोनों अलग अलग थी। मुझसे बोलने में गलती हो गई, हो सकता है ये कुल्हाड़ी लोहे की ही होगी, लेकिन यहाँ पे धातु की बात तांबा इन्होंने बताया, और औजार कुल्हाड़ी बोला है। कुछ महत्वपूर्ण तिथियों की बात करें तो मध्यपाषाण काल 12 से 10,000 वर्ष पहले, बसने की प्रक्रिया 12,000 वर्ष पहले, नवपाषाण काल का आरंभ 10,000 वर्ष पहले, और मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ लगभग 8,000 वर्ष पहले। कृषि का आविष्कार लगभग 8,000 वर्ष पूर्व नवपाषाण काल में हुआ। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ है। अब आपसे ये पूछेगा कि मेहरगढ़ किस काल का स्थल है, तो प्रागैतिहासिक स्थल है। कैसा है, अन्न उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। जो पश्चिमी बलूचिस्तान है उसमें बोलन नदी के किनारे है। मेहरगढ़ से बहुत प्रश्न बनते हैं, यूपी पीसीएस देख लीजिए या अन्य जो स्टेट पीसीएस है, वनडे एग्जाम, वहां पर सीधा सीधा प्रश्न आता है। सबसे पहला प्रश्न ये है कि जो मेहरगढ़ है किस काल से संबंधित है, तो मेहरगढ़ जो है प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है। कहाँ पर है, तो ये पश्चिमी बलूचिस्तान में। किस नदी के किनारे है, बोलन नदी के किनारे है। और यहाँ पर कैसा स्थल है, अन्न उत्पादक स्थल है, मतलब कृषि होती थी, तो कृषि के लिए अपनाई जाने वाली जो प्राचीन फसल है गेहूं, इसको पहली फसल बोला है, और जौ इसके साक्ष्य है, लेकिन मानव द्वारा सबसे पहले प्रयुक्त अनाज जो है चावल था। तीन अलग अलग स्टेटमेंट यहाँ पर आपको समझना है। सबसे पहली फसल यदि पूछ लेते हैं तो गेहूं, लेकिन मानव ने सबसे पहले किसका प्रयोग किया, चावल किया। गेहूं का संबंध कहाँ है, मेहरगढ़ से, पश्चिमी बलूचिस्तान में है, बोलन नदी के तट पर है। कृषि के अवशेष मिले, यहाँ पर कृषि की जाती थी। कृषि का पहला उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश, इसका संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से। तो कोल्डी हवा कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है, संबंध का है चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से। और कृषि का पहला उदाहरण बात करें तो मेहरगढ़, पश्चिमी बलूचिस्तान, बोलन नदी के तट पर। मेहरगढ़ में एक कब्र में मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया। देखिए कहीं आप देखेंगे सिंधु सभ्यता में कि जो भी मालिक था उसके साथ उसकी कब्र में उसके कुत्ते को दफनाया गया, तो ऐसा माना जाता है कि पालतू होगा, दोनों का बहुत लगाव होगा, या दोनों की किसी एक ही घटना में मृत्यु हो गई होगी। तो मेहरगढ़ की यदि बात करें तो मैंने बताया पश्चिमी बलूचिस्तान में है, पश्चिमी बलूचिस्तान में है, वहां बोलन नदी के तट पर है। यहाँ पर मृतक के साथ बकरी को दफनाया गया, ठीक है, ये बकरी आप याद रखना कि बकरी को दफनाया गया है। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार जो स्फटिक या पत्थर के हैं। रॉबर्ट ब्रूसफुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज की। पल्लावरन नामक जो स्थान है उस पर पहले भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई। तो पल्लावरम पर क्या खोज हुई, पहले भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी कब मिलती है, 1867 में, जब CL कार्लिन ने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाण उपकरण खोज निकाले। भारत में मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाण काल से सर्वप्रथम मिले। भारत में नवपाषाण काल सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व 4000 के लगभग हुआ। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था। सिंधी भाषा में उसका अर्थ है मृतकों का टीला। आपसे ये पूछ लेगा कि मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला है किस भाषा में,
हिंदी भाषा में, सिंधी भाषा में या अन्य भाषाओं में तो सिंधी भाषा में। असम का श्वेतभ्रू गिबन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानवाप कपी है। तो श्वेतभ्रू गिबन कहाँ का है? असम का। भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानवाप कपी है। इनाम गांव किस युग की बस्ती थी? ताम्र पाषाण युग की। न प्रागैतिहासिक काल है, न ही आद्य ऐतिहासिक काल है और न ही इतिहास की बात चल रही है। ताम्र पाषाण काल का यहाँ पर उल्लेख हुआ है। पहली बस्ती है, बिल्कुल आपको याद रखना है क्या नाम है गांव का और किस युग की बस्ती है। तो इनाम गांव है, ताम्र पाषाण युग की एक बहुत बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध किस संस्कृति से? जोरवे संस्कृति से। भारत में शिवालिक की पहाड़ी से किसके प्रमाण मिलते हैं? जीवाश्म का प्रमाण मिलता है। 1867-68 में पहली बार भारत में शैल चित्रों की खोज आर्कीबोल्ड कार्लाइन इन ने की थी। भीमबेटका की बात करें तो ये गुफा पुरापाषाणिक आवासीय पुरा स्थल है। यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्र और शैलाश्रयों के लिए फेमस है। इन चित्रों को पुरापाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है। ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। जो भीमबेटका है रायसेन जिले में स्थित है। इसकी खोज 57-58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर ने की थी। इस क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो भोपाल मंडल है उसने अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया। उसके बाद जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया है। तो भीमबेटका को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया? 2003 तो सबको पता है, परंतु कभी माह दे दे, जून दे देगा, जुलाई दे देगा, अगस्त सितंबर इस तरह लगा के 4 माह दे देगा। तो आपको जुलाई याद रखना है। जुलाई 2003 में भीमबेटका को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। जिले की बात करें तो रायसेन जिले से संबंध रखता है। उसके बाद खोज किसने की थी, किस वर्ष में की थी, ये भी आपको याद रखना है। तो जो डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर जी, इन्होंने 57-58 में 1956 में मध्य प्रदेश का गठन हुआ और ऐसे याद रखना कि अगले वर्ष से खोजबीन शुरू हो गई। तो इसी तारतम्य में सबसे पहले 56 में गठन हुआ, 57-58 में विष्णु श्रीधर वाकणकर जी ने भीमबेटका की खोज की। राष्ट्रीय महत्व का स्थल कब घोषित किया? 1990 में। ये बहुत ही सिंपल सा फैक्ट है, 1990, क्योंकि 2003 सबको पता है। उसके बाद जुलाई 2003 ठीक है, यूनेस्को ने शामिल किया। परंतु आपसे ये पूछ ले राष्ट्रीय महत्व का स्थल कब घोषित किया, तो तब परेशानी में पड़ जाओगे, क्योंकि ऐसा फैक्ट आप याद नहीं रखते हो। लेकिन 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया था। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला है। नोट है, भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया है। सिंधु सभ्यता शुरू करते यहाँ से। तो जो रेडियो कार्बन 14 है, जैसे नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व है। इसका विस्तार कैसा है? त्रिभुजाकार। आकार पूछ ले तो त्रिभुजाकार है। नोट है, तिथि निर्धारण की कार्बन 14 की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री वीएफ लीवी द्वारा 1946 में की गई। इस पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी ही कम रहती है उतना ही प्राचीन माना जाता है। सभ्यता की खोज 1921 में की थी राय बहादुर दयाराम साहनी। अभी 2021 में 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल में रखा है या फिर इसे ब्रॉन्ज युग में रखा गया है। इसका मुख्य निवासी कैसे थे? द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे। सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक, इन्होंने 1924 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की थी। 1924 में डॉक्टर सर जॉन मार्शल ने की थी, जो भारतीय पुरातत्व विभाग के सर्वेक्षक थे। इसके पश्चिमी स्थल की बात करें तो दाशम नदी के किनारे सुतकांगेड और बलूचिस्तान में, पूर्वी हिस्सा हिंडा नदी के किनारे आलमगीरपुर जो मेरठ उत्तर प्रदेश में आता है, उत्तरी चिनाब नदी के किनारे है अखनूर के निकट मांदा जो जम्मू कश्मीर में आता है, दक्षिणी पूरा स्थल गोदावरी के तट पर है दाइमाबाद जो अहमदनगर महाराष्ट्र में आता है। सिंधु या सिंधु सभ्यता कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी। इसके परिपक्व जो बहुत बड़े स्थल है वो 6 थे, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवारी वाला, राखीगढ़ी, धौलावीरा, कालीबंगन। नोट दिया हुआ है, धौलावीरा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है जिसे यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया है।
तो सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट जिससे यूनेस्को ने विश्व विरासत की सूची में शामिल किया है, धौलावीरा है। धौलावीरा किस राज्य में आता है, ये भी अच्छा प्रश्न है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए थे। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, मोहनजोदड़ो। जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी जो घग्गर नदी के तट पर है, हरियाणा के हिसार में। इसकी खोज 1963 में की थी सूरजभान ने। सिंधु घाटी सभ्यता जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं और सरस्वती घाटी की सभ्यता भी बोला जाता है इसे। देखिए इसके बारे में क्या है, अलग अलग फैक्ट है। जैसे सबसे बड़े स्थल की बात करें तो मोहनजोदड़ो, परंतु ये भारत में नहीं है। फिर आपसे पूछ ले कि भारत में जो सबसे बड़ा स्थल वो बताइए, तो वो स्थल है राखीगढ़ी। कहाँ है, हरियाणा के हिसार में। किस नदी के तट पर, घग्गर नदी के तट पर। खोज कब हुई थी, 63 में। किसने की थी, सूरजभान ने। सिंधु सभ्यता के बंदरगाह की बात करें तो लोथल और सुतगोदा, ये सिंधु सभ्यता के बंदरगाह है। जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग, इसका साक्ष्य कहाँ मिला है, कालीबंगन से मिला है। उसके बाद मोहनजोदड़ो से जो स्नानागार मिला है, सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। इसके मध्य में क्या है, स्नान कुंड, 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा। इस स्नान कुंड में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां हैं और चार और क्या बनाए गए हैं, कमरे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता है और उपयोग के बाद इसको खाली कर देते। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किए करते थे। इससे क्या समझ में आता है, जल पूजा का भी महत्व था और धार्मिक प्रवृत्ति के भी थे सिंधु वासी जो थे। अग्निकुंड मतलब यज्ञ वेदी, लोथल और कालीबंगा यहाँ से मिले। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक शिल्प पर 3 मुख वाले देवता है जिससे पशुपति नाथ की मूर्ति मिली है। इसके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा विराजमान है। मोहनजोदड़ो से किसकी कांस्य मूर्ति मिली है, नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मुहर में स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाई दिया है। अब मुहर का आकार कैसा है, आयताकार, ये भी आपको पता करना है। कहाँ पर, हड़प्पा से। मन के बनाने का कारखाना का है, लोथल और चनहुदड़ो में। लोथल बंदरगाह भी है। सिंधु सभ्यता की लिपि की बात करें, भावचित्रात्मक है, दाई से बाई ओर लिखे जाते हैं। प्रश्न बन सकता है कि किस ओर लिखते थे। दाई से बाई ओर ही लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाई से बाई और दूसरी बाई से दाई लिखी जाती थी। नोट दिया है, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता थी। सिंधु को क्रेडिट नहीं है, सुमेरिया की सभ्यता को क्रेडिट है। सिंधु सभ्यता के लोगों के नगरों और घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति थी, ग्रिड पद्धति। घर के दरवाजे और खिड़की सड़क की ओर नहीं खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क सड़क की ओर खुलते थे। जैसे अभी हम आमतौर पर देखते हैं, हमारे जो घर बने हुए हैं तो उसकी जो खिड़की और दरवाजे किस ओर खुलते हैं, जिस तरफ सड़क है। लेकिन सिंधु सभ्यता में ऐसा नहीं था, उसके विपरीत दिशा में खुलते थे। केवल लोथल एक ऐसा शहर था जिसके जो मकानों के दरवाजे और खिड़कियां हैं वो सड़क की ओर खुलती थी। मुख्य फसल की बात करें तो गेहूं और जौ थी। गेहूं के संबंध में मैंने बताया था, पहली फसल थी जिसकी खेती की, और मानव ने चावल का सबसे पहले प्रयोग किया था, मेहरगढ़। ये खेती से संबंधित है। कृषि के सबसे पहले साक्ष्य मिले जो पश्चिमी बलूचिस्तान में बोलन नदी के तट पर है, मेहरगढ़। कृषि उत्पादक अन्य उत्पादक स्थल है। सिंधुवासी मिठास के लिए क्या यूज करते थे, शहद। मिट्टी से बने हल कहाँ मिले हैं, बनमाली में। रंगपुर और लोथल से किसके दाने मिले, चावल के दाने, जिसमें धान की खेती का प्रमाण है। चावल के पहले साक्ष्य लोथल से ही मिले। सुतकोता, कालीबंगन और लोथल से सिंधुकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले। तौल की इकाई किसके अनुपात में थी, 16 के अनुपात में तौल की इकाई थी। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल, नदी, उत्खनन करता और वर्तमान स्थिति। इसके बारे में देखते, 13 नाम दिए हैं। इसको अगली वाली क्लास में थोड़ा ट्रिक वगैरह के साथ करेंगे, अभी थोड़ी सी थ्योरी देख लेते। सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिए और 4 पहिए वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी, तो 2 पहिए और 4 पहिए वाली गाड़ी तब चलती थी। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित जो मेलुहा शब्द है, इसका क्या अभिप्राय है, सिंधु सभ्यता से। संभवतः हड़प्पा सभ्यता के शासन किस वर्ग के हाथों में था, जो वणिक वर्ग था उनके हाथों में। पिगट ने
हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर क्या करते थे, उसकी पूजा करते थे। वृक्ष पूजा और शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी कहाँ से मिलते हैं, सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। स्वास्तिक चिन्ह किस सभ्यता की देन है, हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्य उपासना का अनुमान लगाते हैं और सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले, मतलब मंदिर नहीं थे। उपासना में मातृ देवी की उपासना प्रचलित थी। कुबड़ वाला सांड जो है विशेष पूजनीय था, उनके प्रति श्रद्धा थी यहाँ के लोगों की कुबड़ वाले सांड के प्रति। स्त्रियों की मृण मूर्तियां मतलब मिट्टी की मूर्तियां बहुत ज्यादा मिली, तो क्या अनुमान लगाया है कि सेंधव समाज मात्र सत्तात्मक था। सेंधववासी वस्त्रों की बात करें तो सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ पासा खेलना, ये सारे साधन का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन क्यों है, जो लाल मिट्टी है उसके बर्तन बनाते थे। ये तलवार से परिचित नहीं थे, किसी भी तरह के आप औजार की बात कर लो, तलवार की बात करो तो उसको नकारा गया है, मंदिर को नकारा गया है, घोड़े के अस्तित्व को नकारा गया। केवल एक दो स्थल है जहां से घोड़े के जो है अवशेष मिले हैं, उसका जबड़ा मिला हुआ है, वो भी बंदरगाह वाले स्थल है, उनके बारे में हम देखेंगे। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल है जिसका निचला शहर किले से घिरा है। कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़िया। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत के जोते जाने और अगली अग्नि पूजा के प्रमाण है। पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति सिंधु समाज में प्रचलित थी। शव को जलाने और गाड़ने दोनों प्रथाएं थी। हड़प्पा में शव को दफनाने, जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने के। देखो, ज से जलाना याद रखना और हड़प्पा में दफनाना। लोथल और कालीबंगा में युग्म समाधियां मिलती, कहाँ पर, लोथल में और कालीबंगा में, दोनों में युग्म समाधियां देखने को मिली हुई है। सिंधु सभ्यता के विनाश का कारण क्या माना जाता है, बाढ़ माना जाता है। आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहते हैं, टेराकोटा। ये सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहते हैं, तो टेराकोटा। ये जो बॉक्स है इसको एक बार रीड कर लेते हैं। यहाँ से प्रश्न कैसे बनेंगे, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए। पहला प्रश्न तो इस तरीके से बन सकता है कि स्थल है किस नदी के तट पर है। दूसरा प्रश्न ये बन सकता है कि किस राज्य में है। अगला प्रश्न बन सकता है कि खोज किस वर्ष हुई। उसके बाद ये पूछ सकता है कि किसने खोज की, खोजकर्ता कौन है, और वहाँ कोई विशेषता है या फिर अभी कोई घटना घटी हो या फिर वहाँ कुछ खुदाई हुई हो, वहाँ पे कुछ अनुसंधान हुआ हो जिससे कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आई हो, किसी तरह करंट में सुर्खियों में बना हो वो राज्य, वो स्थल, वो नदी, तो वहां से फिर प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यहाँ देखते हैं। अच्छा, वर्तमान में भारत में है या भारत के बाहर, ये भी आपको याद रखना है। तो हड़प्पा की बात करें तो रावी नदी के तट पर, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर। सिंधु नदी के तट पर कुल कितने स्थल, 3 स्थल देखने को आपको मिलेंगे। एक तो मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो और कोटदीजी। लास्ट में दोनों में दड़ो शब्द आ रहा है, और कोटदीजी, तीनों सिंधु नदी के तट पर है। रावी के तट पर एक हड़प्पा हम देखेंगे। उसके बाद घग्गर के तट पर कालीबंगन है। रंगपुर मादर नदी के तट पर, रोपड़ सतलज के तट पर, लोथल भोगवा के तट पर, आलमगीरपुर हिंडन ये पूर्वी स्थल आपको पता है, सुतकांगे डोर दाश्क पश्चिम पता है, बनवाली रंगोई, धौलावीरा लूनी। धौलावीरा गुजरात में आएगा, लूनी नदी के तट पर। मैंने बताया था धौलावीरा सब, अच्छा धौलावीरा नहीं, जो हरियाणा के हिसार में है, हरियाणा के हिसार में वो सबसे बड़ा स्थल है। कौन सा था वो, ये बनमाली। बनमाली भी नहीं था, और कोई स्थल था, अभी हमने पढ़ा है, एक मिनट देख लेते हैं। देखिए राखीगढ़ी, राखीगढ़ी जो घग्गर नदी के तट पर है, हरियाणा के हिसार में, भारत का सबसे बड़ा स्थल है। और ऐसे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर। और ये जो राखीगढ़ी घग्गर के तट पर 1963 में जो सूरजभान है, उन्होंने इसकी खोज की थी। तो पहला तो ये आपको समझ में आ गया कौन सा स्थल किस नदी के तट पर है। जो हड़प्पा है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, मतलब ये भारत में नहीं है। मोहनजोदड़ो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लरकाना जिला, ये भी भारत में नहीं है।
चन्हुदड़ो जो सिंध प्रांत पाकिस्तान का, नवाब शाहजीला ये भी भारत में नहीं है। तो कालीबंगन ये भारत में, राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला। कोटदीजी सिंध प्रांत का खैरपुर, रंगपुर गुजरात में है। रोपड़ पंजाब के रोपड़ जिले में मिल जाएगा। लोथल भी गुजरात के अहमदाबाद जिले में मिल जाएगा। उसके बाद में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, मेरठ पता है, यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज की थी क्योंकि सबसे पूर्वी स्थल है, इसलिए याद रखिएगा यज्ञदत्त शर्मा। सुतकांगडोर दाश्क पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे, ऑरेल स्टाइन ने खोज की थी। बनमाली हरियाणा का हिसार, रविंद्र से वेस्ट। धोलावीरा गुजरात का कच्छ जिला, जेपी जोशी रविंद्र से वेस्ट। और सोतकहा दक्षिणी बलूचिस्तान में, जॉर्ज डेल्स 1962। इसको रिवीजन जब हम करेंगे तो और चीज़ें क्लियर हो जाएगी। जो भी क्लास स्टार्ट हो रही है पहले रिवीजन हो रहा है। आज ही मैंने 2 से 3 लेक्चर रिकॉर्ड किए हैं, तो स्टार्टिंग में ही रिवीजन कराया था। जो भी अगले दिन की क्लास होगी तो उसमें फिर हम शुरू से एक फास्ट रिवीजन करेंगे और फिर आगे का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। आगे हमको वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ना है। बहुत अच्छे से पढ़िए, परीक्षा बहुत पास है। चलिए, थैंक यू सो मच।